नमस्ते भाई। ये दौर ऐसा है कि पूरे भारत के बच्चे रेलवे के एग्जाम्स की तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि रेलवे के अलावा इस समय कोई एग्जाम्स है ही नहीं। एक एसएससी जीडी का है और रेलवे के सारे एग्जाम्स की डेट आ चुकी है। एएलपी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी और मेरे दोस्तों आपका आरपीएफ सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल, इनकी भी डेट आ जाएगी। तो मेरे भाई सीरियस होके पढ़ लो, इस बार कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है। एक तो 5-6 साल बाद रेलवे में भर्ती आई हैं, और दूसरा कि वैकेंसी जो है वो ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है, और रेलवे के अलावा और कोई पेपर है नहीं। तो जितने भी बच्चे योग्य हैं फॉर्म भरने के, लगभग सभी ने फॉर्म भर दिया है। तो रेलवे की कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली है, यानी कि सिलेक्शन उसी का होगा कि इंटरव्यू वगैरह तो है नहीं। जो जितना ज्यादा स्कोर करेगा रिटन में आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करना है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, और मैक्सिमम स्कोरिंग सब्जेक्ट मैथ ही है। और उसके लिए आपको अच्छे अच्छे प्रीवियस ईयर के सवाल करने पड़ेंगे। तो हम अपनी इस रेलवे की सीरीज में, जो रेलवे 2024-2025 के एग्जाम्स के लिए चलाई जा रही है, इसमें प्रॉफिट लॉस करेंगे आज की क्लास में। ये प्रॉफिट लॉस का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले आप पार्ट 1 जाके देखिएगा। यहां पे मैंने कराया प्रॉफिट लॉस पार्ट 1, और इसमें मैंने 35 बेस्ट क्वेश्चंस कराए हैं। और ये मेरे दोस्तों इसका सेकंड पार्ट है, क्योंकि प्रॉफिट लॉस रेलवे का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसलिए आपको थोड़ा ये ध्यान से पढ़ना है। और भी मैंने रेलवे के बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट करा दिए इसी यूट्यूब चैनल पर, मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग पर। यहां पर पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है रेलवे की, रेलवे प्रैक्टिस सीरीज। आप जब इस यहां पे क्लिक करेंगे तो आपको नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, शर्ट्स, एलसीएम एचसीएफ, रेलवे में बहुत फेमस है एलसीएम एचसीएफ, और मेरे प्यार में परसेंटेज, रेशियो और प्रॉफिट लॉस हम अभी पढ़ रहे हैं। और धीरे धीरे हम सारे ही चैप्टर्स को कवर करेंगे। मैक्सिमम चैप्टर्स हमने यहाँ पे पढ़े भी हैं, ठीक है। तो अगर आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप इन क्लासेस को देखो। ऑलरेडी 5-5, 6-6 लाख बच्चों ने वीडियो देखी हैं, ठीक है भाई। आप देख लीजिए कितना खतरनाक कंपटीशन होने वाला है रेलवे के पेपर्स में। चलिए, तो इसमें मैं आपको रेलवे के ही प्रीवियस ईयर के बेस्ट क्वेश्चंस कराऊंगा, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमारी इस रेलवे की जो कंप्लीट प्रैक्टिस बुक है यहां से होंगे। ओरिजिनल चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। जैसे प्रॉफिट लॉस के इस बुक में मैंने लगभग 150 सवाल दिए हैं। 150 सवाल काफी हैं एक आपका थॉट प्रोसेस डेवलप करने के लिए किसी भी टॉपिक को लेकर, और उसमें से मैं आपको अच्छे अच्छे सवाल छांट के यूट्यूब पे फ्री करा रहा हूं। तो किसी को बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं प्रीवियस ईयर के अच्छे खासे, तो इन बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर लो और यहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इनमें सॉल्यूशन भी है, पतली पतली किताबें। टारगेट बना लो डेली का 80-100 क्वेश्चन डेली के लगाओ, और आप 2 महीने में आराम से बुक खत्म कर लोगे, ठीक है जी। अब ये देखिए, ये सवाल नंबर है 1 आपके सामने। यहां मैंने बताया भी है कि ये सवाल कौन से एग्जाम का, ये आरआरबी ग्रुप डी के पेपर में आया। अभी ग्रुप डी की भर्ती नहीं आई है, पर कभी भी ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आ सकता है। बोला 42 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस 36 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। इस लेन देन में हुआ लाभ या हानि ज्ञात कीजिए, और आंसर परसेंटेज में बताना है। सवाल के अनुसार कौन सा पेन बढ़िया चलेगा इस पे? पिंक, ये ब्लैक। सवाल के अनुसार 42 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है, क्रिय मूल्य, वो 36 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। माना एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस सीपी है और विक्रय मूल्य जो है वो एसपी है। हम बराबर कर देते हैं मेरे बच्चों। यहां से क्या चला जाएगा, 6 से 6 सत्ते 42 और ये 6 चिंग 36, यानी कि एक वस्तु के कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 7 हो जाएगा, 6/7 आ गया। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य 6 रुपए है तो वस्तु 7 रुपए में बेची गई। 6 रुपए का सामान 7 में बेचा गया है, तो इसका मतलब आपको लॉस तो होगा नहीं, आपको प्रॉफिट ही होगा। प्रॉफिट हमेशा सीपी को बेस मान के निकाला जाता है। अगर किसी वस्तु का सीपी 6 है, 6 रुपए का सामान 7 में बेचा गया, तो आपको 1 रुपए का फायदा हुआ। 7 - 6 1 का प्रॉफिट है, और 1/6 होता है 16 सही 2/3% लाभ। आंसर बहुत बेसिक सवाल था, आसान आसान सवाल भी हैं। देखो, शुरू में कुछ क्वेश्चंस इजी हैं, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। एक वस्तु का सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य 2592 रुपए है, प्रॉफिट 8% है। क्रय मूल्य क्या होगा, असिस्टेंट लोको पायलट के पेपर का है। यह सवाल केवल रेलवे का ही नहीं, हर एग्जाम का पर्सनल फेवरेट है।
देखिए कॉस्ट प्राइस से क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। 100% में आपको या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, उसके बाद आपका सेलिंग प्राइस आएगा। आप बताओ, क्रय मूल्य 100% है, 100% पे आपको 8% प्रॉफिट हुआ तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा? 100 प्लस 8 108% वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। और वस्तु का विक्रय मूल्य है कितना मेरे भाई? 2592 रुपए। तो 108% की वैल्यू 2592 रुपए है। तो मुझे बताओ कितने गुना? 108 दूनी 216, 59 में से 16 घटाएंगे तो आ जाएगा 43, 432, 108 चौका 432, यानी कि 1% की वैल्यू आ गई 24 रुपए के बराबर, 24। आपसे पूछा कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस होता है 100%, 100% के लिए 100 से गुणा कर दीजिए 2400 रुपए, तो वस्तु का क्रय मूल्य 2400 रुपए है। और डी सवाल का ठीक आंसर है, बात खत्म, कुछ भी नहीं है सवाल में, एकदम आसानी। बताइए, सवाल है आरआरबी ग्रुप डी का है। एक कंबल को 1148 में बेचने से 30% लॉस होता है, 5% प्रॉफिट कमाने के लिए किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? देखो ध्यान सुनेगा, किसी भी वस्तु का जो सीपी होता है वो 100% होता है, 100%। एक स्टेप में ये सवाल कैसे करना है? आप एक कंबल को 1148 रुपए में बेचते हो, 1148 रुपए में बेचने से आपको 30% का लॉस हुआ, 100% पे 30% का लॉस हुआ तो 70% की वैल्यू है कि नहीं है? तो 1% की वैल्यू क्या आएगी? 70 से भाग दो। अगर मैं 70 से भाग दूंगा तो डायरेक्ट कितने की वैल्यू आ गई? 1% की वैल्यू आ गई। पूछा है 5% का लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर बेचना होगा? 100% सीपी पे अगर 5% का लाभ कमाना है तो हमें 105% में बेचना पड़ेगा। तो आपसे सवाल में 105% की वैल्यू पूछी है, तो 105 से गुणा कर दीजिए, बस ये होता है बेटा। 70% की वैल्यू दी है, 1% की वैल्यू निकाल दिए 70 से भाग करके, फिर 105% की वैल्यू पूछी, 105 से गुणा कर दो। है भाई 35 थी 105 और 35 दूनी 70 और 2 से जाएगा मेरे दोस्तों 574। तो 574 का 3 गुना कितना आएगा? 1500। और मेरे दोस्तों 74 तिया कितना आ जाएगा? 37 छिक्का 222, 1500 और 222 1722 इस सवाल का आंसर है। इकाई का अंक मैच कर सकते, 4 तिया 12 2, एंड में 2 इकाई का अंक आएगा, यानी कि डी ऑप्शन इस सवाल का एकदम ठीक ठीक आंसर होगा। बात आई समझ में? आइए अगला सवाल लेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने 4, जल्दी से करके बताएंगे फटाफट। एक वस्तु को 1875 में बेचने पर प्रॉफिट जो है वो उसी वस्तु को 1385 रुपए में बेचने पर होने वाले हानि के बराबर है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत फेमस सवाल है, बहुत फेमस। यानी कि आप ये समझो, किसी वस्तु को 1875 रुपए में बेचने पर उतने ही रुपए का प्रॉफिट होता है जितना कि 1385 रुपए में बेचने पर आपको लॉस होता है। वस्तु का सीपी ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा सवाल आए मेरे प्यारे भाई, आपको हमेशा एवरेज ले लेना है। कॉस्ट प्राइस जो होगा ना मेरे दोस्त, वो हमेशा इन दोनों वैल्यू का आधा होगा, कि 1875 में बेचने पर उतना ही प्रॉफिट है जितना 1385 रुपए में बेचने पर लॉस है। तो सीपी जो होगा इन दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए भाई। 1800 प्लस 1300 3100 75 85 160, 3260 का आधा मेरे प्यारे भाई आ जाएगा 3100 और 160, 3260 हो जाएगा ना, 1630। 1630 इस सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर यहां पे सी करेक्ट है। बात आई समझ में? आप कहोगे सर कैसे, एक बार बताओ। मैंने मान लिया कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस सीपी है। अगर आप किसी सामान को 1875 रुपए में बेचोगे तो आपको प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये आपका प्रॉफिट हो गया। जब आप सामान को 1385 में बेचते हो तो आपको लॉस होता है। तो लॉस क्या होता है बेटा? लॉस कब होगा? जब सामान क्रय मूल्य से कम दाम में बिकेगा, इसलिए लॉस होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो लॉस आएगा मेरे प्यार में सीपी। सीपी का सामान आपने 1385 में बेचा, आपको लॉस हुआ, तो सीपी माइनस 1385 आएगा। इधर देखो, जब माइनस सीपी उधर जाएगा तो सीपी सीपी 2CP हो गया बराबर, ये माइनस 1385 इधर जाएगा, तो ये आ गया 1875 प्लस 1385, आ गया कि नहीं आ गया?
और मेरे प्यारे भाई ये 2 इधर है, उधर जाके भाग में चला जाएगा। तो ये ट्रिक बन गई बेसिकली कि जब भी ऐसा सवाल आए कि इतने रुपए में बेचने पर उतना ही प्रॉफिट है जितना इतने रुपए में बेचने पर लॉस है, तो हमेशा आपको जोड़ के आधा कर देना, एवरेज ले लेना है। ये बेसिक नहीं करना, डायरेक्ट शॉर्टकट याद रखिए। नेक्स्ट अगला सवाल आया है आरआरबी ग्रुप डी का। एक आर्टिकल को 1920 में बेचने पर जेम्स द्वारा प्रॉफिट परसेंटेज 1500 रुपए में बेचने पर हुए लॉस परसेंटेज के बराबर है। 10% लाभ कमाना चाहता है तो सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए? 10% अगर लाभ कमाना चाहता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? बहुत बढ़िया। देखो भाई ये भी कोई अलग नहीं है, बिल्कुल पिछले सवाल की तरह ही है। आप मेरी एक बात सुनना, चाहे प्रॉफिट परसेंटेज हो चाहे लॉस परसेंटेज हो, हमेशा सीपी क्रिया मूल्य को बेस मान के निकाला जाता है, सीपी को बेस मान के है भाई। अगर आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालना है तो ये देखो प्रॉफिट लॉस का अमाउंट कितना है बटे सीपी परसेंटेज में इनटू 100%। सवाल में ये कहा गया है 1920 रुपए में उतने ही परसेंट का, 1920 में बेचने पर उतने ही परसेंट का प्रॉफिट है जितना कि 1500 रुपए में बेचने पर परसेंटेज लॉस है। यानी कि अगर प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज सेम है तो प्रॉफिट लॉस का अमाउंट भी सेम होगा, क्योंकि सीपी तो सेम है मेरे भाई। जब सीपी सेम है, प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज बराबर है, तो प्रॉफिट लॉस का अमाउंट भी सेम होगा। यानी कि 1920 रुपए में बेचने पर प्रॉफिट और 1500 रुपए में बेचने से होने वाला नुकसान बराबर है, तो वस्तु का सीपी अगेन वही कॉन्सेप्ट हो जाएगा, इन दोनों का एवरेज। दोनों को जोड़ के आधा कर दो, 1920 प्लस 1500 का आधा, तो 1920 प्लस 1500 ये आ गया मेरे प्यारे भाई आपका 3420 का आधा 1710, 1710 रुपीस। ये आर्टिकल का सीपी आ गया। बोला 10% प्रॉफिट कमाने के लिए किस दाम पर बेचना चाहिए? अगर 1710 रुपए पे 10% प्रॉफिट कमाना है तो 1710 का 10% होता है 171। तो हमें 171 का प्रॉफिट चाहिए, तो सामान को कितने में बेचना पड़ेगा? 1710 में 171 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 181881, 1881 रुपए में हमको बेचना पड़ेगा। सवाल का आंसर आ गया भाई मेरे सी ऑप्शन आंसर। बिल्कुल बेसिक सवाल है और तरीका और भी अच्छा। ये बताइए सवाल नंबर 6, आरआरबी आरपीएफ सब इंस्पेक्टर 2019 के पेपर का सवाल। एक वस्तु को 2500 रुपए में बेचने पर उसी वस्तु को समान दर से 1234 में बेचने पर प्राप्त हानि से 11% अधिक लाभ होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहां पे समान दर जो शब्द लगा हुआ है वो गलत है ये। अब सवाल ठीक है, बताइए। देखो ये एक लेवल एडवांस क्वेश्चन है। ऑन सेलिंग एन आइटम फॉर 25 रुपए, 25 रुपए में बेचने पर a profit of 11% is compared as compared to the loss incurred on selling the same item at the same rate for 1 2 3 4. Find the cost price of that item. यानी कि किसी वस्तु को 2500 रुपए में बेचने पर जो लाभ है उसी वस्तु को 1234 पर बेचने पर होने वाले लॉस से 11% अधिक है। देखिए आपसे पूछा सीपी क्या होगा, यानी कि किसी सामान को 2500 रुपए में बेचने से क्या होता है बच्चे? आपको प्रॉफिट होता है। 2500 रुपए में बेचने से आपको प्रॉफिट होता है, और उसी सामान को जब आप 1234 रुपए में बेचते हो तो आपको नुकसान होता है, यानी कि लॉस होता है। सवाल में यह कहा गया है कि 2500 रुपए में बेचने से जो प्रॉफिट है वो 1234 रुपए में बेचने पर होने वाले लॉस से 11% ज्यादा है। प्रॉफिट का अमाउंट लॉस से 11% ज्यादा है। 11% की फ्रैक्शन वैल्यू 11/100, यानी कि अगर आपको 1234 में बेचने से 100 यूनिट का लॉस होता है, 100 यूनिट का लॉस होता है, 100 यूनिट का 100 यूनिट का लॉस होता है, तो 2500 रुपए में बेचने पर 100 से 11 ज्यादा, 100 से 11 ज्यादा कितना होता है? 111। तो 2500 में बेचने से आपको 111 यूनिट का प्रॉफिट होता है मेरे प्यारे भाई। ये इस बात का मीनिंग है।
2500 में बेचने से जो प्रॉफिट का अमाउंट है वो 1234 में बेचने पर हुए लॉस के अमाउंट से 11% ज्यादा है। लॉस अगर 100 का है, 100 से 11% ज्यादा, 111 का प्रॉफिट है। कॉन्सेप्ट क्या है कि आप ये देखिए, ये सीपी से 111 ज्यादा है, ये 100 कम है। डिफरेंस क्या है? 111 में से -100 को घटाएंगे 211 रुपए में। डिफरेंस कितने का है? ये 2500 रुपए, 1234 रुपए। घटाओगे 2500 में से 1234 को तो कितना आ जाएगा? 1266 रुपए आ जाएगा भैया। कितने गुना? तो आप कहोगे सर 6 गुना। अगर ये 6 गुना है मेरे प्यार भी, तो चाहे यहां से सॉल्व कर लो, चाहे से कहीं से भी आ जाएगा। 100 यूनिट की वैल्यू भी 6 गुना होगी, 600 रुपए। यानी कि मैं ये कह सकता हूं, जब आप सामान को 1234 रुपए में बेचते हो तो 600 रुपए का नुकसान होता है। जब आप सामान को 1234 में बेचते हो तो 600 का नुकसान होता है। तो सामान का जो सीपी होगा वो 1234 में 600 जोड़ेंगे 1834 रुपए होगा। किसी वस्तु को मैंने 1234 में बेचा, मुझे 600 रुपए नुकसान हो गया, तो मैंने खरीदा कितने का होगा? 1234 से 600 रुपए ज्यादा में खरीदा होगा, 1834 पे। आइए सातवां, द कैश डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट ए प्रॉफिट ऑफ 4% एंड 6% इज 3 रुपी। फाइंड द रेशियो ऑफ टू सेलिंग प्राइस। सवाल में बोला है 4% और 6% के लाभ पर किसी वस्तु के बिक्री मूल्य का अंतर 3 रुपए। बिक्री मूल्य का अनुपात ज्ञात करो। जब आपसे अनुपात पूछा है तो इस अंतर की क्या जरूरत है? आप बताओ, किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस, हर वस्तु का कॉस्ट प्राइस तो सेम होता है बेटा 100%। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब 100% में जो भी प्रॉफिट होगा वो ऐड करके क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस आ जाएगा। आपसे पूछे यहां से बिक्री मूल्य का अनुपात, 100% के सामान पर 4% का प्रॉफिट होगा तो सेलिंग प्राइस क्या आएगा? 104%। 100% के सामान पर 6% का लाभ होगा तो बिक्री मूल्य क्या होगा? 106%। तो ये सेलिंग प्राइस आ गया या बिक्री मूल्य, इनका रेशियो क्या आएगा? बस रेशियो ले लो, 2 से काट लीजिए मेरे दोस्तों। 2 से काटेंगे तो 52:53 आंसर आ गया। निहायत ही आसान और घटिया सवाल जूनियर इंजीनियर के पेपर का। आइए, व्हाट परसेंट ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस इक्वल्स 20% ऑफ प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। क्रय मूल्य पर लाभ का कितना प्रतिशत विक्रय मूल्य पर लाभ के 20% के बराबर है? एनटीपीसी का सवाल है। बोला कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट का कितना प्रतिशत सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट के 20% के बराबर है। सेलिंग प्राइस पर 20% प्रॉफिट का क्या मतलब है? 20% प्रॉफिट का मतलब होता है 1/5। सवाल में यह कहने का मतलब है कि अगर सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य पर 20% प्रॉफिट है तो क्रय मूल्य पर कितने परसेंट प्रॉफिट है? देखो नॉर्मल हम क्या करते हैं, लाभ प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य को आधार मान के निकालते हैं। नीचे क्या रखा जाता है? क्रय मूल्य। लेकिन यहां जो लाभ निकाला गया है, लाभ वो किस पर निकाला गया है? विक्रय मूल्य पर। लाभ कितना हुआ है? 20%। विक्रय मूल्य का 20%, यानी कि सामान का सेलिंग प्राइस अगर 5 है तो आपको 5 का 20% 1 का प्रॉफिट हुआ है। तो इसका मीनिंग ये हुआ, आपने किसी सामान को 5 रुपए में बेचा और आपको 1 का प्रॉफिट हुआ, तो सामान का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 4 रुपए। 4 रुपए के सामान पे 1 का प्रॉफिट होगा, तभी तो सामान 5 में बिकेगा। तो क्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या है? 1/4, जो कि 25%। 25% कॉस्ट प्राइस पर लाभ परसेंट है। सी ऑप्शन। बहुत बेसिक सवाल था। सवाल नंबर 9, एक आदमी ने कुछ पैसों में घोड़ा खरीदा और 8% लॉस पर बेच दिया। आदमी ने घोड़ा खरीदा, 8% लॉस पर बेच दिया। यदि उससे 1800 रुपए ज्यादा मिलते तो 14.5% का लाभ होता। कितने का? 14.5% का लाभ होता। घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करें। बहुत बढ़िया। एक बात बताओ, ऐसे सवालों का एक ही कॉन्सेप्ट है, परसेंटेज में डिफरेंस, वैल्यू में डिफरेंस। जैसे मेरे भाई ये है घोड़े का सीपी यानी कि क्रय मूल्य। आपने घोड़ा खरीदा, खरीदने के बाद इसको 8% के नुकसान पर बेच दिया। कितने के? 8% के नुकसान पर। अगर आपको 1800 रुपए ज्यादा मिलते तो 8% लॉस की बजाय आपको 14.5% का प्रॉफिट होता, यानी कि घोड़ा कॉस्ट प्राइस से 14.5% ज्यादा में बिकता। तो आपके 8% का लॉस 14.5% के प्रॉफिट में बदल जाता। तो कितना डिफरेंस आएगा भैया? 14.5 में से -8 घटाऊंगा तो यह आ जाएगा भैया 22.5%।
परसेंटेज में कितना डिफरेंस, 22.5% का। पहले 8% का लॉस था, अब 14.5% का प्रॉफिट है, तो परसेंटेज में कितना डिफरेंस है, घटाइए 22.5%। रुपए में कितना डिफरेंस है, अगर आपको 1800 रुपए अधिक प्राप्त होते, यानी कि घोड़ा पहले से 1800 रुपए ज्यादा में बिकता, तो आपको 8% लॉस की वजह 14.5% प्रॉफिट होता। तो परसेंटेज में 22.5 का डिफरेंस, पैसे आपको कितने ज्यादा मिले, 1800 रुपए, बराबर कर दीजिए। अब बताओ, हमें केवल ये कैलकुलेशन करनी है। अगर आप यहां से दशमलव हटाओगे तो यहां एक जीरो आ जाएगा। ये 45 से जाता है, 45 पंजे 225 और 45 चौका 100 से 400, तो 5% के लिए 400 आ गई, तो 1% की वैल्यू आ गई जी 80। तो घोड़े का सीपी 100% की वैल्यू आ गई भाई साहब 8,000 रुपए आंसर है। ऑप्शन नंबर यहां से डी करेक्ट है। ठीक है, कोई समस्या? ठीक है ना, आसान सवाल है। आगे चलेंगे हम लोग यहां से सवाल नंबर 10। यदि बिक्री मूल्य 3 गुना हो जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है, लाभ परसेंटेज ज्ञात करो। आरआरबी एनटीपीसी 2021 का सवाल है। वैसे तो इस सवाल को सॉल्व करने के 10 तरीके, पर मैं आपको बेस्ट तरीका बताता हूं। आप किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस में जो चेंज करोगे, वस्तु पर होने वाले प्रॉफिट या लॉस में भी उतना ही चेंज होगा। देखिए, जब आप किसी सामान को बेचते हो तो आपको लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है, लेकिन आप वस्तु के सेलिंग प्राइस में जो चेंज करोगे, वस्तु पर होने वाले प्रॉफिट या लॉस में भी उतना ही चेंज होगा। प्रॉफिट या लॉस में भी उतना ही चेंज होगा। नहीं समझे बात को? जैसे एक बात बताइए, मैं इस पेन को 5 रुपए का बेचता हूं, ठीक है। अगर मैं इस पेन को 5 रुपए की बजाय 7 रुपए का बेचने लगूं, पहले पेन 5 रुपए का बेचता था, 7 रुपए का बेचने लगूं, तो मैं पेन को 2 रुपए ज्यादा में बेचूंगा, पेन का सेलिंग प्राइस 2 रुपए बढ़ा दूंगा, तो मैं अपने ग्राहक से भी 2 रुपए ज्यादा लूंगा, ग्राहक से 2 रुपए ज्यादा लूंगा तो मेरा प्रॉफिट भी 2 रुपए बढ़ जाएगा। तो सेलिंग प्राइस में जो बदलाव आएगा वही प्रॉफिट लॉस के अमाउंट में बदलाव होगा। अब आपने सेलिंग प्राइस 3 गुना कर दिया। 3 गुना मत करने का मतलब, अगर पहले सेलिंग प्राइस एसपी था तो आपने 3 गुना कर दिया 3SP, तो सेलिंग प्राइस बढ़ा कितना, सेलिंग प्राइस कितना बढ़ा, 2 टाइम्स, दुगना बढ़ गया। सेलिंग प्राइस जो है दुगना बढ़ गया, ट्वाइस ऑफ एसपी। प्रॉफिट 5 गुना हो गया, यानी कि अगर पहले पी रुपए का प्रॉफिट था, 5 गुना हो गया 5p, तो प्रॉफिट कितना बढ़ गया मेरे प्यारे में, 4p। 4 गुना प्रॉफिट बढ़ गया 4p, बराबर होना चाहिए। यानी कि आर्टिकल के सेलिंग प्राइस और उस पर होने वाले प्रॉफिट का जो रेशियो 4/2 आ गया, 2/1, 2/1 आ गया। आपसे पूछा लाभ प्रतिशत, यानी कि आपने किसी सामान को 2 रुपए में बेचा और आपको 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ। आपने किसी सामान को 2 रुपए में बेचा, आपको 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, यानी कि सामान खरीदा कितने का होगा, 1 रुपए का। सीपी क्या होगा, 1 रुपए पे 1 का प्रॉफिट होगा, तभी तो 2 में बिकेगा, तो प्रॉफिट कितना आ गया, 1/1, यानी कि 100%। तो वस्तु पर जो लाभ है वो 100% है। बात खत्म, आगे आइए। सवाल नंबर 11, आरआरबी एनटीपीसी का सवाल। द टोटल प्रॉफिट मेड बाय सेलिंग एन आर्टिकल कॉन्सिक्यूटिवली बाय 2 पर्सन इज इक्वल टू 38% ऑफ द ओरिजिनल प्राइस। फर्स्ट पर्सन गेट्स 15% प्रॉफिट, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज मेड बाय द सेकंड पर्सन। बहुत बढ़िया। एक वस्तु को 2 आदमी द्वारा क्रमागत तौर पर बेचे जाने से कुल लाभ ओरिजिनल प्राइस के 38% के बराबर है। पहले आदमी को 15% लाभ होता है, तो दूसरे आदमी को कितने परसेंट का लाभ हुआ? देखिए, एक बात समझिए कि एक आदमी ए है, इसने सामान बेचा मेरे प्यारे भाई आगे, और इसको कितना लाभ हुआ, 15% का लाभ हुआ, 15%। फिर मेरे दोस्तों दूसरे आदमी ने सामान को आगे बेचा, दूसरे आदमी ने सामान को आगे बेचा, मुझे नहीं पता इससे कितने परसेंट लाभ हुआ, हमें नहीं पता कितने परसेंट का लाभ हुआ, मुझे नहीं पता। लेकिन ये सवाल में कहा गया है कि लगा कॉन्सिक्यूटिव का मतलब ए ने बी को बेचा, फिर बी ने सी को बेचा, एक आदमी को 15% लाभ हुआ, दूसरे आदमी का लाभ पूछा, जबकि कुल लाभ जो है वो ओरिजिनल प्राइस का 38% है। कुल लाभ, जब पहले आदमी से सामान तीसरे आदमी तक पहुंचा तो कुल लाभ जो है 38% है, 38%।
अब इस सवाल के दो तरीके हैं। आप इस सवाल को सक्सेसिव से भी कर सकते हो, 100 मान के भी कर सकते हो। अगर आप इस सवाल को 100 मान के करना चाहते हो तो ऐसे होगा कि भाई साहब, जैसे मानव वस्तु का क्रय मूल्य 100 है, पहले आदमी को 15% लाभ हुआ तो 100 का सामान 115 में बिका, कुल लाभ 38% है तो 100 पे 38% का लाभ होगा, तो फाइनली सामान बिका कितने में? 138 में। अब आप खुद बताओ, अगर 115 रुपए की वस्तु 138 में बिकेगी तो कितने का फायदा होगा? 23 रुपए का। कितने पर? 115 पर, जो कि कितना होता है? 1/5। 1/5 और 1/5 मतलब 20%। तो दूसरे आदमी का लाभ 20% है। ये हो गया सवाल को करने का तरीका मेरे प्यारे भाई। कैसे? 100 मान के। लेकिन डाटा मुश्किल आ जाए तो 100 मान की हालत खराब होगी। आप इसको, ये सक्सेसिव तो है, ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, कुल प्रॉफिट 38% है। आप ऑप्शन से देखो, यानी कि 15 और क्वेश्चन मार्क का एक्स और वाई का सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स गुणा वाई बटे 100। एक्स प्लस वाई प्लस एक्स गुणा वाई बटे 100 बराबर 38। यहां से जब आप कैलकुलेट करोगे मेरे प्यार भी भाई, 15 और क्वेश्चन मार्क का सक्सेसिव भी 38% आना चाहिए। सॉल्व करोगे तो 20 आ जाएगा, 20। ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा जो लेजेंडरी मेथड है वो ये सब करेगा ही नहीं, वो सीधा ऑप्शन को उठाएगा कि भैया एक आदमी को 15% लाभ हुआ, पता नहीं दूसरे आदमी को कितना लाभ हुआ, कुल लाभ 38% है। तो ऑप्शन से देखो कि 15 का किसके साथ सक्सेसिव करने पर 38 आएगा। 15 12 का सक्सेसिव 28, 15 18 का सक्सेसिव तो दशमलव में जाएगा, 15 20 का सक्सेसिव 38 होता है। 15 प्लस 20 35 प्लस 15 गुणा 20 300 बटे 100 यानी कि 3। तो 35 और 3 38% संतुष्ट हो रहा है। यह आंसर है। यह है बेस्ट तरीका करने का सवाल को। आगे आइए। सरिता 40,200 रुपए में 2 पुराने सैमसंग और 3 एमआई के फोन खरीदती है। सैमसंग को 10% लाभ पर, एमआई को 20% लाभ पर बेचते, कुल लाभ 5640 है। एमआई फोन का क्रय मूल्य क्या है? एमआई फोन का देखो, ऐसे सवालों में आप जो है एलिगेशन भी लगा सकते हो, एलिगेशन भी लगाते हैं बच्चे। बेस्ट मेथड जो है ऐसे सवालों में वो परसेंटेज ब्रेक है। एक बात बताओ, सरिता ने 2 सैमसंग के फोन और 3 एमआई के फोन खरीदे। 2 सैमसंग के और 3 फोन खरीदे हैं एमआई के। कितने रुपए में? 40,200 रुपए में। 40। जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं वर्ल्ड फेमस है मेरे प्यारे भाई, इससे जल्दी आप सवाल नहीं कर पाओगे। 40,200 में उसने सैमसंग के फोन को बेचा 10% के लाभ पर, एमआई के फोन को बेचा 20% के लाभ पर। कुल लाभ कितना हुआ? कुल लाभ हुआ 5640 रुपए। कुल लाभ हुआ 5640 रुपए। आपसे पूछा एमआई फोन का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? एमआई फोन का यह मैं आपको बताने वाला हूं। परसेंटेज ब्रेक मेथड, बिना किसी एलिगेशन के आंसर आएगा, डायरेक्ट बिना किसी एलिगेशन से। 2 मोबाइल फोन और 3 एमआई के फोन खरीदे 40,200 में। सैमसंग के फोन बेचे 10% प्रॉफिट पे, एमआई के 20% प्रॉफिट पे। कुल लाभ हुआ 5640। अब एक बात का जवाब दीजिए कि आप 10% को ब्रेक करके ऐसे नहीं लिख सकते, 20% माइनस 10% लिख सकते हैं? आप बोलोगे हाँ जी सर लिख सकते हैं। आप बताओ, जब आप फोन बेचते हो तो आपको सैमसंग पे भी 20% प्रॉफिट होता है और एमआई के फोन पे भी 20% प्रॉफिट होता है। अगर आपको सैमसंग के फोन पे भी 20% प्रॉफिट है, एमआई के फोन पे भी 20% प्रॉफिट है, तो कुल प्रॉफिट भी 40,200 रुपए का 20% होना चाहिए। कुल प्रॉफिट भी, अब 40,200 का 20% कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? ये आ जाएगा 8,040 रुपए। प्रॉफिट होना चाहिए 8,040 रुपए, लेकिन सवाल में प्रॉफिट कितना हुआ है? सवाल में तो प्रॉफिट तो 5640 रुपए का ही हुआ है, यानी कि कितने रुपए कम? 2400 रुपए कम आपको प्रॉफिट हुआ है। ये 2400 रुपए कम आपको प्रॉफिट हुआ है मेरे प्यारे भाई। तो मैंने सैमसंग की वैल्यू निकाल दी भाई, यहां से तो सैमसंग का निकल जाएगा। नहीं, सैमसंग के ऐसा करते हैं, सैमसंग का ना निकाल के डायरेक्ट एमआई पे ध्यान देते हैं ना। जब आपसे एमआई का पूछा तो डायरेक्ट एमआई का निकालो, ठीक है? ऐसे भी करूंगा तो हो जाएगा,
ऐसे भी करूंगा तो हो जाएगा, पर आपसे एमआई की वैल्यू पूछे तो देखो एमआई की डायरेक्ट निकाल के दिखाता हूं। सैमसंग के फोन बेचे 10% प्रॉफिट पे, एमआई के बेचे 20%, तो 20% को ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हो 10% प्लस 10%, ब्रेक करके लिख सकते हो। आप सोचो सैमसंग के फोन पे भी 10% प्रॉफिट है, एमआई के फोन पे भी 10% प्रॉफिट है, तो कुल प्रॉफिट भी 10% होना चाहिए। कुल प्रॉफिट भी 40,200 रुपए का 10% होना चाहिए। 40,200 का 10% कितना होता है? 4,020। तो कुल प्रॉफिट होना चाहिए 4,020 रुपए का। अगर सैमसंग पे 10%, एमआई पे 10%, तो कुल प्रॉफिट भी 40,200 का 10% होना चाहिए, 4,020। जबकि एक्चुअल में कुल प्रॉफिट हुआ है 5,640 रुपए। तो कितना प्रॉफिट एक्स्ट्रा हुआ है? 1,620 रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है। ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट क्यों हुआ है? एक्स्ट्रा प्रॉफिट क्यों हुआ है? क्योंकि आप एमआई के फोन पे 10% एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाते हो, यानी कि एमआई के फोन का 10% ही 1,620 के बराबर है। एमआई के फोन की कीमत का 10% ही 1,620 है, तो एमआई के फोन की कीमत का 100% कितना है? 16,200 रुपए। यानी कि 3 एमआई के फोन 16,200 रुपए के हैं। ये मैंने एमआई का फोन की कीमत डायरेक्ट निकाल ली। आप ऐसे भी कर सकते थे कि पहले सैमसंग के फोन के प्राइस, सैमसंग के फोन की कीमत निकाल लो फिर एमआई की, पर ये मैंने डायरेक्ट निकाल दी। यानी कि 3 एमआई के फोन 16,200 रुपए के हैं, तो एक एमआई का फोन आएगा 16,200 को 3 से भाग करेंगे 5,400 का। एक एमआई का फोन 5,400 रुपए का है। आंसर है पहला ऑप्शन। बेहतरीन सवाल। ठीक है, ये बेस्ट तरीका होता है करने का। अगला सवाल देखिए। एक दुकानदार ने 37,500 रुपए में 25 कुर्सियां खरीदी और 5 कुर्सी के सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ पर बेच दिया। एक कुर्सी का सेलिंग प्राइस बताओ एनटीपीसी के पेपर का। एक आदमी ने 37,500 रुपए खर्च करके 25 कुर्सी खरीदी। 25 कुर्सी खरीद ली एक आदमी ने। जब बेचने की बारी आई तो 5 कुर्सी के सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ पर बेचा है। एक कुर्सी का सेलिंग प्राइस बताओ। वैसे तो आप इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो, पर अगर आप डायरेक्ट नहीं सोच पाते तो बेसिक से भी जल्दी होगा। देखो प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है, माना एक चेयर का सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है एसपी और कॉस्ट प्राइस है सीपी, तो प्रॉफिट होता है बेटा एसपी माइनस सीपी। ये हो गया प्रॉफिट, एसपी माइनस सीपी। आप बताओ ये एक चेयर पर प्रॉफिट है, 25 चेयर जब आप खरीद के बेचोगे तो कितना प्रॉफिट होगा? 25 से गुणा। यहां 25 से गुणा कर दीजिए मेरे प्यारे भाई। तो 25 चेयर का जो प्रॉफिट है वो 5 चेयर के सेलिंग प्राइस के बराबर, इक्वल कर दीजिए। 25 चेयर का प्रॉफिट 5 चेयर के सेलिंग प्राइस के बराबर, ये इधर आएगा। 25 माइनस 5 आ गया 20, यानी कि 20 चेयर का जो सेलिंग प्राइस है ये उधर चला जाएगा। वो 25 चेयर के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। क्या गया? ये बात आप सीधी सोच सकते हैं मेरे प्यारे भाई कि 20 चेयर का जो सेलिंग प्राइस है वो 25 चेयर के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। कैसे? आपने 25 कुर्सी खरीदी 37,500 खर्च करके और आपने उनको बेच दिया 5 चेयर के सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ पर। 5 चेयर के सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ हुआ है, यानी कि आपने 20 चेयर बेचकर ही 25 चेयर के सीपी की कीमत वसूल ली। आपने केवल 20 चेयर बेचकर ही जो 25 चेयर का खर्चा था उतना पैसा कमा लिया। ये डायरेक्ट भी आप सोच सकते हो, लेकिन ये आपका बेसिक मेथड है। भाई 25 कुर्सी खरीदी कितने में? 37,500 में। तो 25 चेयर का जो कॉस्ट प्राइस है वो डायरेक्ट कितना है? 37,500 रुपए। बराबर कर दीजिए। यहां से एक चेयर का सेलिंग प्राइस आपसे पूछा है तो कितना आ जाएगा? 3750 का आधा 1,875 रुपए। तो एक चेयर का सेलिंग प्राइस 1,875 रुपीज है। पहला ऑप्शन आ गया। ये अरुण ने 1,710 रुपए में 38 किलो चावल खरीदे। अरुण भाई साहब ने 1,710 रुपए में 38 किलो चावल खरीदे और 8 किलो चावल के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट पर बेचा। 5 किलो चावल का सेलिंग प्राइस क्या होगा? ऐसा ही क्वेश्चन। 38 किलो चावल पे प्रॉफिट कितना होगा? भाई एक प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। 38 किलो चावल पे कितना प्रॉफिट होगा? 38 से गुणा करो। और 38 किलो चावल को बेचने से जो प्रॉफिट है
वो 8 किलो चावल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। ये बराबर कर दिया, इधर ले आई तो 38 माइनस 8 आ गया 30 किलो चावल का सेलिंग प्राइस बराबर है 38 किलो चावल के कॉस्ट प्राइस के। और सवाल में दे रखा है 38 किलो चावल 1710 में खरीदे, तो 38 किलो चावल की जो कीमत है 1710 रुपए है। बराबर कर दीजिए। तो यानी कि मेरे प्यारे में 30 किलो चावल का सेलिंग प्राइस है 1710 रुपए। तो 1 किलो का कितना आ जाएगा मेरे प्यारे में? 1 किलो का कितना आ जाएगा? 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 57 रुपए। आपसे पूछा 5 किलो का सेलिंग प्राइस, तो 1 किलो का 57 रुपए, तो 5 किलो का क्या होगा? 5 से गुणा, 57 पंजे 285 रुपए आंसर। सवाल इतना आसान है कि बिना पेन उठाए भी हो जाएगा। अगला 15 बताओ जी। 12 संतरों का कॉस्ट प्राइस 9 संतरों के सेलिंग प्राइस के बराबर है। 10 संतरों पर छूट 5 संतरों पर होने वाले प्रॉफिट के बराबर है। डिस्काउंट का परसेंटेज बताओ। एनटीपीसी का बहुत अच्छा सवाल है। देखिए यहां देखिए, पहली लाइन में आपसे यह कहा है कि 12 संतरों का कॉस्ट प्राइस 9 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहां से एक संतरे के सीपी से एसपी का रेशियो का आएगा, तो सीपी बटे एसपी आएगा जी 9/12। 12 उधर जाएगा, 9/12, 3 3 3 4 12, 3/4। सीपी से एसपी का रेशियो है। आगे सवाल में बोला है कि 10 संतरों पर दी गई छूट, 10 संतरों पर जो डिस्काउंट है वो 5 संतरों पर प्रॉफिट के बराबर है। 10 संतरों पर जो डिस्काउंट है वो 5 संतरों पर होने वाले प्रॉफिट के बराबर है। डिस्काउंट ऑन 10 ऑरेंज इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑन 5 ऑरेंज। यहां से डिस्काउंट से प्रॉफिट का रेशियो कितना आएगा बेटा? 5/10। 5/10 का मतलब 1/2। आपसे पूछा छूट प्रतिशत क्या है। देखो आपके पास ये 2 रेशियो बन गए, ये रेशियो अलग, ये रेशियो अलग। मुझे इन दोनों रेशियो में देखना है कॉमन क्या है। कॉमन प्रॉफिट कॉमन है। यहां कॉस्ट प्राइस है 3, यहां सेलिंग प्राइस है 4। अगर 3 रुपए का सामान 4 रुपए में बिकेगा, अगर 3 के क्रय मूल्य की वस्तु 4 रुपए में बिकेगी तो 1 रुपए का प्रॉफिट होगा। जबकि यहां तो प्रॉफिट 2 रुपए, यहां प्रॉफिट 2 रुपए, तो मुझे प्रॉफिट को सेम करना पड़ेगा। अगर यहां प्रॉफिट 2 रुपए तो यहां भी 2 रुपए बनाना पड़ेगा। कैसे आएगा बेटा? 2 से गुणा, 2 से गुणा कर दो। तो जब 2 से गुणा करेंगे तो 2 3 6, 2 चौक 8। अब यहां देखो 6 की वस्तु 8 में बिकी, 2 का प्रॉफिट हो, यहां भी 2 का प्रॉफिट है। डिस्काउंट कितने का? 1 का। आपसे पूछा डिस्काउंट परसेंटेज, तो डिस्काउंट कितना है? 1 रुपए। अच्छा डिस्काउंट किसको बेस मान के निकाला जाता है? मार्क प्राइस पर। तो मार्क प्राइस कितना है? आप एक बात बताओ, मार्क प्राइस क्या है? आपने किसी सामान को 8 रुपए में बेचा और आपने 1 रुपए का डिस्काउंट दिया। आपने किसी सामान पे 1 रुपए का डिस्काउंट दिया और आपने सामान को 8 रुपए में बेचा, तो मार्क प्राइस क्या होगा? देखो सेलिंग प्राइस जो होता है वो मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट होता है। आपने सामान को 8 रुपए में बेचा, आपने डिस्काउंट दिया है 1 रुपए का, तो मार्क प्राइस कितना होगा? 9 रुपए। भाई वस्तु का अंकित मूल्य 9 रुपए होगा कि नहीं होगा? सोचो ना, आपने किसी सामान को 8 रुपए में बेचा और आपने 1 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो उस वस्तु की जो एक्चुअल अंकित मूल्य होगा 9 रुपए होगा। 9 रुपए पे 1 का डिस्काउंट दोगे, 9 में से 1 घटाओगे तब 8 में बिकेगा। तो डिस्काउंट आ गया बेटा एमआरपी पर 1/9, और 1/9 लगभग 11.11% होता है, और ये आंसर है 11.11%, सी ऑप्शन। बोलो हां कि ना? अच्छा सवाल। आगे आइए सवाल नंबर 16 मेरे भाई। ये बताओ आरआरबी एनटीपीसी का जो मैं सवाल तुमको करा रहा हूं ना, ये सवाल सबसे सॉलिड है। जब से रेलवे ने पेपर लिया, मतलब जब से हमारे पास सवालों का कलेक्शन है, उनमें सबसे अच्छे सवाल हैं ये वाले। और मैं आपको वही एग्जाम, बहुत ज्यादा मैं शॉर्ट में नहीं करवा रहा सॉल्यूशन, मतलब ऐसा कि हर बच्चा समझ पाए, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड, कोई ज्यादा हवाबाजी नहीं, वरना इन सवालों का सॉल्यूशन और जल्दी किया जा सकता है, ठीक है ना। पर मैं आप चाहता हूं कि हर बच्चा समझ पाए, क्योंकि रेलवे में सिलेक्शन लेना इतना मुश्किल नहीं है। एक आदमी अपने मैच को 12.5% प्रॉफिट पर, चेयर को 8 सही 1/3% लॉस पर बेचता है, लेकिन इस पर उसे 25 रुपए का लाभ होता है।
अगर वह मेज को 8 से 1/3% लॉस पर बेचता है, चेयर को 12.5% प्रॉफिट पर बेचता है, तो उसे ना लाभ होता है ना हानि। मेज का क्रय मूल्य बताओ। बहुत बढ़िया। इस सवाल में 2 लाइन है भाई, दोनों को गौर से पढ़ो। जो इंपॉर्टेंट है वो ये वाली लाइन है। अगर आप इस लाइन का मतलब समझ पा रहे हो तो भाई आप चीताओ, चीता। जैसे मैंने ये मान लिया, आपसे सवाल पूछा है मेज का क्रय मूल्य है, टेबल का सीपी आपसे पूछा है। मैंने मान लिया कि टेबल का जो क्रय मूल्य है वो टी है और चेयर का जो क्रय मूल्य है वो सी है। ये मैंने मान लिया। आप टेबल को 8 से ही 1/3% लॉस पर बेचते हो, चेयर को 12.5% प्रॉफिट पर बेचते हो, और दोनों पे मिलाकर ना तो लाभ होता है ना हानि। नो प्रॉफिट नो लॉस कब होगा? नो प्रॉफिट नो लॉस कब होगा? जब एक वस्तु का लॉस दूसरी वस्तु के प्रॉफिट के बराबर हो जाए। जैसे आपने फर्नीचर की दुकान खोली, एक टेबल रखा है, एक चेयर रखा है। टेबल पे आपको 100 रुपए का नुकसान हुआ, चेयर पे आपको 100 रुपए का फायदा हुआ। पूरी दुकानदारी में क्या रहा? जीरो, नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर आपने टेबल को 8:1/3% लॉस पर बेचा, 8:1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/12 है, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8। टेबल पे आपको कितना लॉस हुआ? 8:1/3% का लॉस हुआ, 1/12। टेबल पे 1/12 का आपको क्या हुआ है मेरे दोस्तों? लॉस हुआ है, लॉस, माइनस लॉस होता है। चेयर पे उसके क्रय मूल्य का 12.5% यानी कि चेयर के सीपी का 1/8 आपको प्रॉफिट हुआ। तो टेबल पे होने वाला लॉस चेयर पे होने वाले प्रॉफिट के बराबर होना चाहिए, तभी पूरे ट्रांजैक्शन में नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया। अब आप यहां से बताओ टेबल और चेयर के सीपी का रेशियो क्या आ जाएगा? यहां से टेबल और चेयर के क्रय मूल्य का अनुपात आएगा 12 ऊपर 12/8, तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3/2। टेबल चेयर के सीपी का रेशियो 3/2 आ गया। और ये दूसरी लाइन केवल इसलिए दी थी कि आप यहां से सीपी का रेशियो निकाल पाओ। अब यहां से खेल शुरू हो जाता है पहली लाइन का। पहली लाइन का खेल ये शुरू हो जाता है, दूसरी लाइन को भूल जाइए। कि अगर एक आदमी टेबल को 12.5% प्रॉफिट पर बेचता है, चेयर को 8:3% लॉस पर बेचता है, तो उसे 25 रुपए का लाभ होता है। अगर आदमी टेबल को 12.5% लॉस पर बेचे और चेयर को 8:1/3% लॉस पर बेचे तो 25 रुपए का लाभ होगा। टेबल पर कितना प्रॉफिट है? 12.5%। टेबल पर कितना प्रॉफिट है? 12.5%, 1/8। चेयर पर कितना लॉस है? 8:1/3%, 1/12, 1/12। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब आप मुझे बताओ, टेबल पे 1/8 लॉस हुआ, चेयर पे मेरे प्यारे भाई 1/12 का आपको टेबल पे 1/8 प्रॉफिट हुआ, चेयर पे 1/12 आपको लॉस हुआ। तो देखो या तो आप कैलकुलेशन को अपने हिसाब से कर लो एडजस्ट, या फिर ना भी करो। टेबल का प्राइस अगर 3 यूनिट है तो चेयर का प्राइस कितना है? 2 यूनिट। 2 यूनिट ये बोला गया है। टेबल को 1/8 प्रॉफिट पर बेचा, टेबल का सीपी 3 है। टेबल का सीपी कितना है? 3। तो टेबल के सीपी पे कितना प्रॉफिट हुआ? 3 का 1/8। 3 का 1/8 यानी कि 3/8। 3/8। चेयर पे कितना लॉस हुआ? 1/12। चेयर का सीपी 2 है, चेयर पे कितना लॉस हुआ? 1/12। 2 का 1/12। क्या आ गया मेरे दोस्तों? तो दोनों पर कुल मिलाकर कितना प्रॉफिट हुआ? ऐड कर देंगे। नहीं समझे क्या बात को? बट टेबल पे कितना प्रॉफिट हुआ? 1/8। चेयर पे कितना लॉस हुआ? 1/12। अब 3 का 1/8 आ गया 3/8। 2 का 1/12 आ गया जी 1/6। तो दोनों पर कुल मिलाकर कितना प्रॉफिट हुआ? 8 और 6 का एलसीएम 24। 8 तिया 24, 3 तिया 9, और मेरे दोस्तों 6 चौक 24 से आ गया 5/24 यूनिट। तो दोनों पे मिलाकर 5/24 यूनिट का प्रॉफिट है, दोनों पे मिलाकर। जबकि कुल प्रॉफिट कितना हो? 25 रुपए। तो इसकी वैल्यू सवाल में 25 रुपए दिए, बताओ कितने गुना? 5 से 25 5 बार चला जाएगा तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 120 रुपए।
तो एक यूनिट की वैल्यू 120 रुपीज आ गई, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। आपसे पूछा टेबल का सीपी, तो टेबल का सीपी है 3 यूनिट, टेबल का सीपी है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट का 120 गुना आ गया जी 360 रुपए। टेबल का सीपी 360 रुपए, और यही सवाल का आंसर है पहला ऑप्शन। अच्छा सवाल था भाई, ये बहुत अच्छा सवाल था, मजा आया होगा सवाल को करके। आगे आइए। एक व्यापारी 2 फ्लैट 8,25,000 रुपए प्रत्येक के भाव पर बेचता है। एक फ्लैट पर 9% लाभ होता है, दूसरे पर 9% लॉस होता है। पूरे लेन देन में लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखिए, एक बिजनेसमैन ने 8,25,000 रुपए ईच के हिसाब से 2 फ्लैट बेचे, यानी कि 2 फ्लैट बेचे सेम सेलिंग प्राइस में, सेम सेलिंग प्राइस में बेचे। एक फ्लैट पर 9% का लाभ है, दूसरे पर 9% का लॉस है। पूरे लेन देन में दोनों फ्लैट पर मिलाकर उसे कितना लाभ या हानि होगा? जब भी ऐसा सवाल आए हमेशा लॉस होगा। अगर एक आदमी 2 वस्तुओं को सेम दाम पर बेचता है, एक पे X% प्रॉफिट है, दूसरे पे X% लॉस है, तो दोनों पर कुल मिलाकर हमेशा लॉस ही होगा। और कितना लॉस होगा? x² बटे 100% का हमेशा लॉस होगा। तो 81/100 आ गया, 0.81% लॉस आंसर है यहां से बी ऑप्शन। एकदम इजी सा सवाल। आइए, एक डीलर ने सामान का 3/5 भाग 25% लाभ पर बेचा, बाकी कॉस्ट प्राइस पर बेचा। प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या हुआ होल ट्रांजैक्शन में? बताइए। फिर से डेविएशन आ गया। एक डीलर ने सामान का 3/5 भाग बेचा 25% लाभ पर। जैसे कि एक आदमी ने टोटल 5 वस्तुएं खरीदी हैं, एक आदमी ने टोटल 5 वस्तुएं खरीदी हैं, तो 5 में से 3 वस्तु उसने बेची है मेरे क्या 25% प्रॉफिट पर, बाकी बची 2 वस्तु। अगर एक आदमी ने टोटल 5 वस्तु खरीदी है तो 5 में से 3 वस्तु बेची 25% प्रॉफिट पर, बाकी 2 वस्तु बेची कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस पर बेचने का मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि 0%। बाकी 2 वस्तुओं को बेचने से ना तो आपको प्रॉफिट हुआ ना ही आपको लॉस हुआ, यानी कि 0% प्रॉफिट पर बेचिए। पूरे लेन देन में कितना लाभ हुआ मेरे प्यारे भी? देखो, यहां तो 3 का 25% प्रॉफिट है 75, यहां तो कोई प्रॉफिट नहीं है, तो 75% का आपको प्रॉफिट है। टोटल कितने सामान पर? 3 और 2 5 सामान पर बटे 5, तो 75/5 यानी कि आपको 15% का लाभ है। आइए, सवाल नंबर 19। एक बिक्री के दौरान 66.66% सामान को 26% लाभ पर बेचा जाता है। शेष माल का 25% 20% लाभ पर बेचा जाता है, और इसके बाद बचे माल को 40% हानि पर बेचा जाता है। कुल लाभ X% है। X का मान बताओ। ग्रुप डी का जबरदस्त सवाल है। यहां मैं लिख रहा हूं मेरे दोस्तों माल, ध्यान सुनना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। एक आदमी बिक्री के दौरान 66.66% सामान को 26% लाभ पर बेचता है। 66.66% का मतलब होता है 2/3, 2/3। 2/3 सामान 26% लाभ पर बेचा, फिर बचे माल का 25%, 25% हो गया 1/4। बचे सामान का 1/4 20% लाभ पर बेचा, यानी कि सवाल में कहा गया 2/3 सामान 26% लाभ पर बेचा, 1/4 20% लाभ पर बेचा, और बाकी 40% लॉस पर बेचा। कुल लाभ X है, X% है। X बताइए मेरे भाई। एक बात बताओ, जब भी रिमेनिंग शब्द आता है ना, रिमेनिंग, हम ये मान लेते हैं कि माना एक आदमी के पास टोटल ये बटे 3 और ये बटे 4, 3 और 4 का मल्टीपल 12 वस्तुएं हैं। मान लिया एक आदमी के पास टोटल 12 वस्तुएं, 12 ये मैंने मान लिया 12 वस्तुएं। जब भी शेष माल आएगा ना, शेष शब्द, जब भी रिमेनिंग गुड्स आएगा, हमेशा जो भी भिन्न होती है उनकी गुणा 3 और 4 का मल्टीपल 12 मान लीजिए। माने एक आदमी के पास टोटल 12 वस्तुएं हैं, 12 का 66.66% या 12 का 2/3 कितना होता है? 8। यानी कि 8 वस्तु बेची हैं, 8 वस्तु बेची 26% लाभ पर। 8 वस्तु, 12 में से 8 वस्तु बेच दी तो बची कितनी? 4 वस्तु बची। अब 4 का 25% कितना हुआ? 4 का 25% हुआ 1। एक वस्तु बेची 20% लाभ पर,
फिर बची कितनी, 12 में से 8 और एक 9 बेच दी, 9 बची कितनी, अब शेष कितनी बची, 3, 8 और एक 9, 3 12, 3 वस्तु बेची 40% के लॉस पर। कुल मिलाकर लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। ये वस्तुओं की संख्या का अनुपात है और ये उन पर होने वाला अलग अलग प्रॉफिट लॉस है। बोला सारी वस्तु पर मिलाकर अगर x% लाभ है सारी वस्तु पर, तो x का मान बताओ। पूरे ट्रांजैक्शन में, संपूर्ण लेन देन में कितने % का लाभ हुआ। जब भी ऐसा सवाल आए सबसे आसान तरीका है वेटेड एवरेज, वैल्यू बहुत आसान है। यहां कितना लाभ हुआ बेटा सोचो, यहां 8 रुपए का 26% प्रॉफिट हुआ, 26 अट्ठे मेरे दोस्तों 204, कितना हो जाएगा 208। और यहां कितना हुआ, यहां 1 का 20% प्रॉफिट हुआ यानी कि 20। यहां 3 रुपए का 40% लॉस हुआ यानी कि माइनस का 120। तो 208 में से 100 घटाएंगे, 108% का फायदा है मेरे दोस्तों। कितने के समान पर टोटल, 8 और एक 9, 3 12 के समान पर बटे 12। तो आ गया 12 निम्मा 108, यानी कि कुल मिलाकर पूरे लेन देन में 9% लाभ हुआ है। तो x की जो वैल्यू यहां से 9 है और 9 आंसर है, सी ऑप्शन 9। बताइए मजा आया, कितना प्यारा सवाल ये है भाई साहब, बहुत प्यारा सवाल। आ जाइए सवाल नंबर 20। एक सेलर ने 25 लैपटॉप 12% प्रॉफिट पर, 15 लैपटॉप 20% प्रॉफिट पर बेचे। अगर 40 लैपटॉप 18% प्रॉफिट पर बेचे होते तो लाभ 30,000 बढ़ जाता। सभी 40 लैपटॉप के कॉस्ट प्राइस बराबर हैं, तो प्रत्येक लैपटॉप का कॉस्ट प्राइस बताओ, प्रत्येक लैपटॉप का सीपी बताओ। यह भी ऐसा ही सवाल है भाई, सोचो जरा, गजब का क्वेश्चन, गजब का। एक सेलर ने, देखो ध्यान सुनेगा, यहां मैं लिख रहा हूं लैपटॉप, एक सेलर ने 25 लैपटॉप बेचे, 12% का प्रॉफिट हुआ। फिर 15 लैपटॉप बेचे 20% का प्रॉफिट पे, 25 लैपटॉप बेचे 12% प्रॉफिट पे, 15 लैपटॉप बेचे 20% प्रॉफिट पे। सारे लैपटॉप पर मिलाकर कितना % प्रॉफिट हुआ ये बताओ। तो मैं लैपटॉप की संख्या का अनुपात ले लेते हैं, 5 बच्चे 25, 5 तिया 15, 5:3 है लैपटॉप की संख्या। तो यहां 5 लैपटॉप पे 12% प्रॉफिट हुआ, 12 पंजे 60। या 3 लैपटॉप पे 20% प्रॉफिट हुआ, 20 तिया 60। तो 60 और 60 हो गया जी 120%। कितने समान पर, 5 और 3 8, तो ये आ जाएगा 15%। तो सारे लैपटॉप में मिलाकर हमको 15% का फायदा हुआ। सारे के सारे 40 लैपटॉप पे मिलाकर हमको 15% का प्रॉफिट हुआ, 15% का। ये दुनिया का सबसे आसान तरीका है ओवरऑल कुल प्रॉफिट निकालने का। गुणा करो, टोटल से डिवाइड कर दो। बोला है अगर 40 लैपटॉप 18% लाभ पर बेचे होते तो लाभ 30,000 बढ़ जाता। अभी कितना प्रॉफिट है, 15%। अगर 15% की बजाय 18% के प्रॉफिट पर बेचे होते तो प्रॉफिट कितना बढ़ता, 3%। जबकि प्रॉफिट कितना बढ़ जाता, 30,000 रुपए। तो 3% की वैल्यू 30,000 रुपए के बराबर है। तो 100% की वैल्यू कितनी है मेरे प्यारे भाई, 3% के लिए 30,000, 1% के लिए 10,000, 100% की वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 100 यानी कि 10 लाख रुपए। तो सारे लैपटॉप का 100% मतलब ये सारे के सारे लैपटॉप का क्रय मूल्य आ गया, ये सारे के सारे लैपटॉप का कॉस्ट प्राइस आ गया 10 लाख रुपए, सारे के सारे लैपटॉप का। पूछा सारे लैपटॉप का प्राइस बराबर है, एक लैपटॉप का प्राइस बताओ। लैपटॉप है कितने, 40 लैपटॉप का प्राइस ये है, तो एक लैपटॉप का प्राइस क्या होगा, 40 से डिवाइड कर दो। 40 से डिवाइड करेंगे मेरे प्यारे भाई तो ये आ जाएगा आपका 250, और 250 की 100 में गुणा करेंगे 25,000। एक लैपटॉप 25,000 रुपए का है। सबसे आसान तरीका सवाल नंबर जी, सवाल नंबर 21। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी के पेपर में आया है और ये सवाल ऐसा है जिसे बहुत सारे बच्चे पेपर में गलत करके आएंगे, 90% बच्चे गलत करके आएंगे। देखो समझना, एक कार का कॉस्ट प्राइस 1.5 लाख रुपए है, ठीक है।
राजू ने इसे 5% के लाभ पर मोटू को बेच दिया। नाम भी कितना संस्कारी, मोटू को बेच दिया। बाद में मोटू ने इसे 2% लॉस पर वापस राजू को बेच दिया। पूरे ट्रांजैक्शन में कुल लाभ या हानि ज्ञात करें और आपको राजू का लाभ या हानि बताना है मेरे भाई। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि ये 5% और 2% का सक्सेसिव निकालने लगेंगे, 5 और -2 का, और वहीं गलती हो जाएगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं कि जैसे राजू भाई ने कार खरीदी 100 रुपए की, आपको राजू का प्रॉफिट निकालना। राजू ने कार खरीदी, मान लिया 100 रुपए की है, 100 रुपए की कार है, ठीक है, कोई परेशानी इसमें। अब राजू ने कार मोटू को बेच दी। किसको बेच दी? मोटू को, 5% प्रॉफिट पे। तो 100 पे 5% का प्रॉफिट हुआ, तो राजू ने 100 का 5% 5 होता है, तो राजू ने कार मोटू को बेच दी 105 में। तो राजू के पास 100 रुपए थे, राजू के पास एक कार थी जिसकी कीमत है 100 रुपए। तो राजू पहले कार खरीद के लाया होगा 100 रुपए की, फिर राजू ने वो कार मोटू को बेच दी 105 में। तो अब राजू के पास कितने रुपए हैं? अब राजू के पास 105 रुपए हैं। मोटू ने 105 में खरीदी, राजू ने 105 में बेची। तो ये मोटू का कॉस्ट प्राइस है, लेकिन ये राजू का सेलिंग प्राइस है। तो अब राजू के पास 105 रुपए हैं। अब मेरे प्यारे में मोटू ने इसे 2% लॉस पर वापस राजू को बेच दिया। अब मोटू ने इसे 2% लॉस पर वापस राजू को बेच दिया। अब आप मुझे बताओ 105 का 2% कितना होता है? तो मेरे भाई 105 का 2% होता है 2.1। 105 दूनी 210, 2.1। तो 105 का 2% अगर 2.1 का लॉस होगा, तो यानी कि मोटू ने कार राजू को कितने में बेच दी? 105 में से 2.1 घटाइए, 102.9 यूनिट में। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। एक बात बताओ, राजू के पास एक कार थी 100 रुपए की, राजू ने वो कार 105 की बेच दी, ठीक है भाई। राजू के पास अब 105 रुपए हैं। किसको बेच दी? मोटू को। मोटू ने वो कार वापस मेरे दोस्तों राजू को बेच दी 102.9 में। तो आप बताओ, राजू के पास 105 रुपए आ चुके हैं कार बेचकर। फिर राजू ने वो कार दोबारा खरीद ली। राजू ने वो कार मोटू से दोबारा खरीद ली 102.9 में। बात समझ में आ रही है? राजू ने वो कार मोटू से दोबारा खरीद ली 102.9 में। तो 105 है, 102.9 में राजू ने कार दोबारा खरीद ली, यानी कि राजू के पास 2.1 यूनिट बच गया और राजू के पास कार भी आ गई है। यानी कि राजू को 2.1 का मेरे दोस्तों फायदा हुआ है। 2.1 का राजू को फायदा हुआ है। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। राजू ने कार मोटू को बेची 105 में, राजू के पास 105 है, कार चली गई। फिर राजू ने वो कार वापस खरीद ली मेरे दोस्तों मोटू से 102.9 में। 105 राजू के पास है, 102.9 मोटू को दे दिया, तो 2.1 जो एक्स्ट्रा है वो राजू के पास बच गया, प्लस कार भी आ गई मोटू से, यानी कि 2.1 जो एक्स्ट्रा बच गया वही राजू का प्रॉफिट है। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। यानी कि अगर 2.1 राजू के पास एक्स्ट्रा बच गया, सीपी कितना है? 100 पे 2.1 राजू के पास बच गया, तो राजू का जो प्रॉफिट है 2.1% का है कार के ओरिजिनल क्रिय मूल्य पर। अगर सवाल में परसेंटेज पूछा होता तो 2.1% आंसर आता। आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। कभी भी ऐसा सवाल है, 100 की कार है, सीपी 100 है, राजू ने मोटू को बेची 105 में, फिर मोटू ने 2% लॉस पर वापस राजू को बेच दिया, तो 105 का 2% कितना होता है? 2.1। तो मोटू को 2.1 का लॉस हो गया। जो मोटू का लॉस है वही राजू का प्रॉफिट होगा, 2.1। डायरेक्ट आप समझिएगा मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? तो 1.5 लाख रुपए का 2.1% कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? यह आ जाएगा 3150 रुपए। राजू का फायदा है। आंसर इस सवाल का ए ऑप्शन है, परसेंटेज से कट जाएगा मेरे भाई। समझ में आई बात? आओ नेक्स्ट, अगला सवाल। केले का प्राइस x रुपए पर किलोग्राम है। यदि पर किलोग्राम सेब का मूल्य केले से 5 रुपए ज्यादा है, तो 5 किलो सेब और 3 किलो केले का मूल्य क्या होगा? देखो ऐसे सवाल भी आते हैं। ये बनाना है, ये एप्पल है। सवाल में कहा गया है कि बनाना का प्राइस x रुपए पर केजी है और सेब का जो प्राइस है वो बनाना के प्राइस से 5 रुपए पर केजी ज्यादा है। तो एप्पल का जो प्राइस है वो x + 5 रुपए पर केजी है।
सवाल में आपसे पूछा 5 किलो सेब 3 किलो केले का मूल्य क्या है, तो 5 किलो सेब का मूल्य निकालना है 5 से गुणा करो, 3 किलो केले का मूल्य निकालना है 3 से गुणा करो, और टोटल प्राइस पूछा ऐड कर दो। तो 3x प्लस 5x 8x और 5 बचे 25, 8x प्लस 25 आ गया। तो जरूरी नहीं कि जो सवाल देखने में अलग लगे वो हमेशा मुश्किल ही हो। ये सवाल देखने में सबसे अलग लग रहा है, लेकिन ये अब तक सबसे आसान सवाल निकला, ठीक है ना। और इस तरह के अलग अलग लैंग्वेज के सवाल आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आपके सोचने की क्षमता नहीं बढ़ेगी मेरे भाई। और मैं कई बार बता चुका हूं कि रेलवे कंप्लीट प्रैक्टिस बुक में 4000 क्वेश्चन है। ये 4000 क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। ये है रेलवे की सिलेक्शन वाली बुक। बिना ये 4000 क्वेश्चंस लगाए आप ये सोचो कि रेलवे की एक सीट कंफर्म हो जाए, नामुमकिन है। लगाने ही पड़ेंगे, मस्ट डू सॉल्व क्वेश्चन है। क्योंकि रेलवे में कोई इंटरव्यू वगैरह तो है नहीं, सिंगल डे एग्जाम की तरह है। ज्यादा नंबर लाओ नौकरी पाओ, और ज्यादा नंबर उसी का आएगा जो ज्यादा सवाल सही करेगा। और ज्यादा सवाल सब तब सही होंगे जब आप ज्यादा बेहतर प्रीवियसर के कंटेंट को प्रैक्टिस करोगे, और वो आपको यहां मिलेगा। बहुत मेहनत से कंपाइल किए हैं, ठीक है जी। आ जाइए सवाल नंबर 23, फटाफट करेंगे। एक दुकानदार ने एक मशीन 70,000 में खरीदी और उस पर 5,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च किया। अगर मशीन को 15% कम पे खरीदा होता और उसे 15% का लाभ होता तो मशीन का सेलिंग प्राइस कितना होगा। देखो सवाल में कुछ भी नहीं है, बस आपके इमोशनल लैंग्वेज के साथ खेला गया है। एक आदमी ने एक मशीन 70,000 में खरीदी, 5,000 रुपए अलग से खरीदने के बाद खर्च किए। अगर मशीन को 15% कम पे खरीदता तो 70,000 को 15% कम करोगे तो 15 सत्ते 105, 10,500 होता है। अब 70,000 में से 10,500 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, ये आ जाएगा 59,500 रुपए। सही है, आप बोलोगे हाँ सर, यानी कि मशीन खरीदी 59,500 की, फिर उस पर 5,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च किया खरीदने के बाद। भाई इसमें तो कोई चेन नहीं है, यानी कि मशीन होगी 64,500 रुपए की। अब समझ में आया, आप बोलोगे हाँ जी सर। और मशीन पे अगर 15% का लाभ होता, अगर 64,500 पे 15% का लाभ होगा, 15% का, तो मशीन का सेलिंग प्राइस क्या होगा, मशीन का सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो 64,500 को 15% आपको बढ़ाना है। क्लियर है। देखो किसी भी संख्या को अगर आप 15% बढ़ाओगे तो 115% हो जाएगी। यहां देखेंगे परसेंटेज से आपका 2 जीरो कट गया। तो भैया एंड में जीरो तो आने वाला है नहीं, इसका मतलब एंड में 5 आएगा, 5 पचे 25। आंसर इन दोनों में से एक है, या तो ए ऑप्शन होगा या सी। लेकिन यहां काफी ज्यादा फर्क है, तो देख लेते हैं मेरे प्यारे भाई। अगर 64,500 को 15% भी बढ़ाया जाए, जैसे मैं इसको 60,000 भी मान लूं, अगर 60,000 का 15% क्या होता है 9,000। अगर मैं इसको 9,000 भी बढ़ाऊंगा तो भी 75,000 से कम रहेगा। अगर मैं सपोज इसको 70,000 भी मान लूं और मैं 70,000 को, नहीं 70,000 तो काफी ज्यादा हो जाएगा, 64,000 है ना, 64,000 का 15% लगभग 9600 रुपए आएगा, 9600। देखो 64,000 का 10% क्या होता है 6400 रुपए। अप्रोक्स कैलकुलेशन करना सिखा रहा हूं मैं आपको। 64,000 का 10%, 15% निकालने के लिए पहले 10% निकालो फिर 5% निकालो। 64,000 का 10% 6400, फिर 5% 3200, यानी कि लगभग 9600 रुपए। अगर मैं इसमें 9600 रुपए ऐड करूंगा तो क्या 78,000 रुपए आएगा, नहीं आएगा। यानी कि आंसर क्या होना चाहिए, ये ऑप्शन। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना सीखना है। ऐसा नहीं कि 645 की गुणा करने लगे 115 में, वो तो आप पागल हो जाओगे। ये लगभग 64,000 है। 64,000 का 10% 6400, 5% आधा 3200, टोटल 9600। 64,000 में 9600 जोड़ूंगा 75,000 से कम ही रहेगा। आंसर ये रहा। इकाई का अंक 5 पच्चे 25, 5 आएगा, 2 ऑप्शन कट गए। समझ में आई बात। आगे आइए। आदित्य ने एक फ्लैट 5.5 लाख रुपए में खरीदा और उसने इसकी पेंटिंग पे और मरम्मत पे 25,000 खर्च किए और इसने इसे 5,37,625 में बेचा। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। नहीं कर सकते क्या।
आदित्य ने एक फ्लैट 5.5 लाख में खरीदा, उसकी पेंटिंग मरम्मत पे 25,000 रुपए खर्च किए, तो फ्लैट कितने का हो गया? 5.5 लाख में 25,000 जोड़ेंगे, 5,75,000 रुपए का फ्लैट पड़ गया टोटल उसे। 5.5 लाख में तो खरीदा था, प्लस 25,000 रुपए और खर्च किया, पेंटिंग में पुताई करवाई उसकी, 5,75,000 का फ्लैट है। ये हो गया भाई। और जब बेचने की बारी आई तो इस फ्लैट को 5,37,625 रुपए में उसने बेच दिया। तो जाहिर सी बात है, कम में बेचा है फ्लैट तो उसको नुकसान हो गया, लॉस हो गया। आपसे ही पूछा है कि लॉस कितना परसेंट है, यही आपसे पूछा है मेरे भाई। देखो दोस्त, आप इनकी रेशियो लोगे सीपीएसपी का तो भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो ऐसे डायरेक्ट देखते हैं, 5,75,000 का फ्लैट 5,37,625 में बेचा तो कितना लॉस हुआ? तो 5 लाख तो कटी जाएगा, 75,000 में से 37,625 घटाएंगे तो 37,375 का लॉस हुआ। 37,000 74,625 और 375,000 हो गया टोटल 75,000। तो 37,375 का लॉस हुआ कितने के फ्लैट पर? 5,75,000 रुपए के फ्लैट पर। और परसेंटेज में कितना? गुणा 100%। ये आना चाहिए मेरे प्यारे भाई। समझ में आई बात? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब आप ये देखो कितनी बार जाएगा। देखो ये 6.5 है, 7.5 है, 4.5 है, 5.5 है, ये कितनी बार जाएगा? नीचे 5,750 है, 5,750 से ये 6 बार चला जाएगा मुझे लग रहा है भाई। 5,750 का 6 गुना कितना होगा? अगर मैं इसका 6 गुना करने के लाऊं तो 30,000, और 750 का 6 गुना आ जाएगा मेरे दोस्तों आपका 4,500, यानी कि 34,500 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लेकिन ये तो फिर भी 37,375 है, यानी कि 6 बार से ज्यादा चला जाएगा, तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा पहला ऑप्शन। 5,750 से 6 बार ये भाग चला जाएगा। 6 गुना क्या होगा? 5,000 का 6 गुना 30,000, 750 का 6 गुना मेरे प्यारे भाई आपका 4,500, तो ये 34,500 होता है, लेकिन ये तो 37,375 है। तो 6 बार से ज्यादा जाएगा, और 6 से बड़ा एक ही ऑप्शन है 6.5। 7 बार तो जाएगा नहीं, है 7 बार नहीं जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है भाई सॉल्व, ऐसा नहीं कि गधे की तरह भाग देने लगे। 3 पेंसिल और 5 पेन का प्राइस 81 रुपए है, 5 पेंसिल 3 पेन का कुल प्राइस 71 रुपए है, 1 पेंसिल 2 पेन का कुल प्राइस ज्ञात कीजिए। देखो तरीके बहुत सारे हैं, यहां पे ना इंटरचेंज हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है। जैसे आपने मान ली कि पेंसिल x रुपए की है, पेन y रुपए का है, आप यहां पे बिना एक्स वाई माने भी कर सकते हो, बट ऐसे सवाल में इक्वेशन सॉल्व करनी होती है। मैं आपको इक्वेशन भी सॉल्व करके बता दे रहा हूं। 3 पेंसिल कितने की हो जाएंगी? 3x की। 5 पेन कितने के हो जाएंगे? 5y के। कुल प्राइस कितना है? 81 रुपए, 81 रुपीज। आगे बताना। 5 पेंसिल कितने की हो जाएंगी? 1 पेंसिल x रुपए की, 5 पेंसिल 5x की। 3 पेन कितने के? 3y के, और टोटल कितना आ गया? 71 रुपए। आपसे पूछा 1 पेंसिल 2 पेन का प्राइस क्या हुआ मेरे भाई? देखो पलट रहा है, 3 3 इधर, 5 5 इधर। ऐसे सवाल जब भी आए, एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो। जोड़ोगे तो क्या आएगा? 8x प्लस 8y, 8x प्लस 8y आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आप बोलोगे हाँ सर। 81 प्लस 71 152 आ जाएगा। तो कितना आ गया मेरे दोस्तों? 8 से चला जाएगा जी 19 बार, तो x प्लस वाई आपका 19 आ गया। यानी कि अगर आपसे डायरेक्ट पूछा होता ना, एक पेंसिल एक पेन की कीमत 19 रुपए, एक बार घटा दो। जब घटाओगे 3x में से 5x माइनस का 2x, 5y से में 3y 2y, और 81 माइनस 71 10। ये आ गया मेरे भाई। यानी कि 2 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, माइनस एक्स प्लस वाई 5, माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 5। अब यहां से x का मान भी आ जाएगा, y का मान भी आ जाएगा। फिर से जोड़ दो, x x कट गया, 2y बराबर 24। तो y x का y अगर इनको जोड़ूंगा तो x x कट जाएगा, 2y बराबर 19 5 24, तो y का मान 12, x का मान 7। 7 और 12 आ गया मेरे प्यारे भाई यहां से, इन दोनों 7 12 19 और माइनस 7 प्लस 12 5। तो इस तरह का कोई भी सवाल आए जब इंटरचेंज हो रहा हो, ये 3 कर दिया, ये 3 कर दिया, ऐसे ये 5 कर दे, 5 कर दे, एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, ये ऐसे सवालों की ट्रिक है या कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। कोई भी सवाल आए दुनिया में, कितना भी कैलकुलेटिव, हमेशा ऐसे हो जाएगा।
यानी कि एक पेंसिल 7 रुपए की है और दो पेन आपके, एक पेन 12 रुपए का, दो पेन 24 के, तो 24 7 31 रुपए आंसर है बी ऑप्शन। ये अकेला तरीका नहीं है, तरीके इसके और भी हो सकते हैं, शिफ्टिंग मेथड भी लग जाएगा, बहुत सारे बच्चे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, लेकिन इस तरह के सवाल में जोड़ना घटाने वाला मेथड सबसे बढ़िया है। आ जाओ, 12 पेन 7 पेंसिल का प्राइस 233 रुपए है, एक पेन का प्राइस 1.5 रुपए कम होता है, एक पेंसिल की कीमत 1 रुपए बढ़ती है, तो 2 पेन और 3 पेंसिल का मूल्य 48 रुपए होता है। 4 पेन 1 पेंसिल का मूल प्राइस क्या है? बहुत बढ़िया सवाल लग रहा है भाई, मजा आ जाएगा। देखिए, मान लिया कि एक पेन x रुपए का है और एक पेंसिल y रुपए की, ये मैंने मान लिया, सॉल्व करना ही पड़ेगा भाई। एक पेन x रुपए का, एक पेंसिल y रुपए की, मुझे लगता है अब तक का सबसे बढ़िया सवाल है जो भी मैंने कराए हैं। तो 12 पेन कितने के हो जाएंगे? 12 x रुपए के, और एक पेंसिल अगर y के तो 7 पेंसिल 7 y रुपए की, और टोटल प्राइस हो गया बच्चे 233 रुपए, 233 रुपीस। अगर एक पेन का प्राइस 1.5 रुपए कम हो जाए, पेन x रुपए का है, अगर एक पेन का प्राइस 1.5 रुपए कम हो जाए तो पेन का प्राइस हो जाएगा जी x माइनस 1.5, और पेंसिल की मूल्य 1 रुपए बढ़ जाए, पेंसिल का प्राइस है y, पेंसिल का प्राइस 1 रुपए बढ़ जाएगा तो पेंसिल का प्राइस हो जाएगा बच्चों y प्लस 1, y प्लस 1। ठीक बात, आप बोलोगे हाँ से। तो 2 पेन कितने के हो जाएंगे? मल्टीप्लाई बाय 2, और 3 पेंसिल कितने की हो जाएंगे? मल्टीप्लाई बाय 3, और 2 पेन और 3 पेंसिल की जो कीमत हो जाएगी वो 48 रुपए आ जाएगी, आ जाएगा आपका 48 रुपए। तो यहां से भी एक इक्वेशन बनेगी, यहां से भी एक इक्वेशन बनेगी भाई। 2 की x में गुणा करेंगे 2x, 3 की y में गुणा करेंगे 3y। बस आपको यह देखना है, 2 की 1.5 में गुणा करूंगा माइनस का 3, 3 की 1 में गुणा करूंगा प्लस का 3, तो माइनस का 3 प्लस का 3 कट जाएगा, बराबर आ गया जी 48। तो 2x प्लस 3y 48 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? बोले हाँ आ गया सर, मजा आ गया। यानी कि ये दूसरी इक्वेशन बन गई मेरे भाई, और ये आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, इसका और कोई रास्ता नहीं है कि एक पेन x रुपए का है, 1.5 रुपए कम हो गया पेन का प्राइस, पेंसिल कीमत 1 रुपए बढ़ गई। अब 2 पेन जमा 3 पेंसिल 48 के, तो मेरे भाई यहां से 2x प्लस 3y कितना आ गया? 48 आ गया। 2x प्लस 3y आपका आ गया 48। तो मेरे पास ये दो इक्वेशन है, ये हटा दो ना, इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है। 2x प्लस 3y बराबर 48। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, समझ में आई है। अब हमें यहां से पूछा 4 पेन 1 पेंसिल का प्राइस पूछा है, 4 पेन 1 पेंसिल का प्राइस, 4 पेन यानी कि 4x के और 1 पेंसिल यानी कि y की। हमें 4x प्लस y यहां से पूछा गया है। जल्दी से बताओ, ये दो इक्वेशन सॉल्व करनी है। सॉल्व करने का तरीका क्या है? या तो y को सेम बनाओ या x को। x को सेम बनाना आसान है, 12 है, ये 2 है, या 6 से गुणा कर दो, या 6 से गुणा कर दो भाई, ये भी 12 हो जाएगा। 6 दूनी 12, 12 और घटा दो, दोनों को घटा दीजिए बेटा, ये 6 दूनी 12x, 12x कट जाएगा, 6 तिया 18y में से 7y घटाएंगे 11y। 48 छिक्का क्या होता है? 48 छिक्का 288, 288 में से 233 घटाएंगे 55, तो y का मान तो बेटा 5 आ गया, y का मान तो 5 आ गया, 11 पंजे 55। 6 दूनी 12x, 12x कट जाएगा, 6 तिया 18y, 7y का अंतर 11y, 6 गुणा 48, 288 और 233 का अंतर 55, y 5 आ गया। अगर y 5 आ गया तो x कितना है? यहां रख दीजिए, y का मान चाहे यहां रख लो, चाहे यहां रख लो, इच्छा आपकी, यहां रख लेते y का मान 5, तो 5 दिया 15 हो गया, ये 15 उधर जाएगा, तो 2x बराबर आएगा जी 48 माइनस 15 33, 2x 33 आ गया। यानी कि 2 पेन 33 रुपए के, अगर 2 पेन 33 रुपए के हैं तो 4 पेन 66 रुपए के हो जाएंगे, और एक पेंसिल 5 रुपए की, तो 66 प्लस 5 यानी कि 71 रुपए, 71 रुपीज का सामान हो गया बी ऑप्शन। ग्रुप डी का आप देखिए लेवल क्या है सवाल का, ग्रुप डी के हिसाब से गजब का सवाल है। ठीक है, आगे आओ। एक दुकानदार 1 किलो के स्थान पर 950 ग्राम वजन का बाट उपयोग करता है और वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचता है, जो क्रय मूल्य से 15% ज्यादा है। लाभ प्रतिशत बताओ। अच्छा, ये बेईमान दुकानदार वाले सवाल हैं। हाँ जी, अब यहां मैंने जो आगे के 4 क्वेश्चन डाले हैं वो सारे के सारे डिशोनेस्ट शॉपकीपर बेईमान दुकानदार वाले हैं, ढंग से समझ लीजिएगा।
और मैंने 5-6 साल पहले मेथड बनाया था। पहले सब 100 मान के करते थे। आप 5-6-7 साल पहले की किताबें देखो, सब 100 मान के सवालों करते थे। मैंने इन्वेंट किया कि डिशऑनेस्ट शॉपकीपर के जो सवाल हैं वो रेशियो से होंगे, रेशियो से। सबसे पहले 6-7 साल पुरानी हमारी वीडियो है उसमें। अब जैसे कोई भी सवाल है डिशऑनेस्ट शॉपकीपर का, वो सब रेशियो से होगा, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। आपको रेशियो बना लेने हैं और उनकी सीधी सीधी गुणा करनी है। एक दुकानदार 1 किलो की जगह 950 ग्राम के बाट का उपयोग करता है, यानी कि आपसे पूछा दुकानदार का लाभ, तो यहां कैसे लाभ होगा? अगर कोई दुकानदार से ग्राहक 1 किलो चीनी मांगता है कि हमें 1 किलो चीनी दे दो, 1 किलो चीनी यानी कि 1000 ग्राम, तो दुकानदार 1000 ग्राम चीनी ना देके 950 ग्राम चीनी ही देता है। भाई प्रॉफिट कब होगा? जब यहां कम रखा जाए, यहां ज्यादा रखा जाए। ध्यान से सुनना, आपने ग्राहक को 950 ग्राम चीनी देके 1 किलो चीनी का पैसा ले लिया, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 950 ग्राम सामान देके 1000 ग्राम का पैसा ले लिया, तो यह आपका प्रॉफिट हो गया। इधर कम रखना, इधर ज्यादा। और वो प्राइस भी बढ़ाकर बेच रहा है, वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचता है जो क्रिय मूल्य से 15% ज्यादा है। वस्तुओं का प्राइस 15% बढ़ाकर बेचा जाता है। 15% बढ़ाकर बेच रहा है भैया, अंकित मूल्य पर बेच रहा है, और अंकित मूल्य क्रिय मूल्य से 15% ज्यादा है। यानी कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो 100 का सामान 115 में बेच रहा है, 115 में। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ सर, तो इन दोनों की सीधी सीधी गुणा करेंगे। देखो इधर 3 जीरो है लेफ्ट साइड में, उधर ये कट जाएगा। ये देखो 5 से कट जाएगा 19 बार, और ये 5 से कट जाएगा मेरे दोस्तों 23 बार, यानी कि आ जाएगा 19:23। तो हम ये कह सकते हैं कि 19 का सामान 23 में बिका, तो हमें 4 का प्रॉफिट हो गया 19 रुपए पर। और परसेंटेज में कितना हुआ भाई? गुणा 100%। तो ये आ जाएगा 19 दूनी 38, फिर 2 जीरो 19 एकम 19, तो 21 सही 1/19% का आपको लाभ हुआ है। 21 सही 1/19%, जो मेरा डी ऑप्शन सही बनता है। बताइए, समझ में आया? आपको करके मजा भी आया होगा। आगे आ जाओ। एक आदमी कॉस्ट प्राइस से 4% हानि पर फूल बेचता है। एक आदमी क्रिय मूल्य से 4% हानि पर फूल बेच रहा है। 4% का मतलब 1/25 होता है। यानी कि अगर वो फूल 25 रुपए का खरीद के ला रहा है, तो 25 पे 1 का उसको लॉस हो रहा है। तो यानी कि 25 का फूल वो 24 में बेच रहा है। 25 के फूल खरीद के ला रहा, कमल का ही खिल रहा है आजकल, वो 24 में बेच रहा है। लेकिन 25 ग्राम के बाट के जगह 20 ग्राम के बाट का उपयोग करता है। होने वाला लाभ बताओ। अगर कोई ग्राहक 25 ग्राम फूल मांगता है तुलवा का कि भैया 25 ग्राम फूल तोल दो, तो 25 ग्राम नहीं तोलता, 20 ग्राम ही तोल के देता है। यानी कि ग्राहक ने मांगे 25 ग्राम फूल और आपने उसे अप्रैल फूल बना के 20 ग्राम ही दिए। यानी कि आपने 20 ग्राम, दुकानदार के नजरिए से देखो, दुकानदार ने 20 ग्राम फूल दिए, दुकानदार का इन्वेस्टमेंट 20 ग्राम, पैसा ले लिया 25 ग्राम का। 20 ग्राम सामान देके 25 ग्राम का पैसा ले लिया, तो ये प्रॉफिट हो गया। कुल होने वाला प्रॉफिट होगा, इनकी सीधी सीधी गुणा, 25 से 25 कट जाएगा भैया। 4 पंजे 20, 4 छिक 24। आप बोलोगे हां जी सर, यानी कि 5:6। तो 5 का सामान अल्टीमेटली 6 में बिका, तो प्रॉफिट हुआ 1/5, जो कि होता है 20%। 20% का प्रॉफिट है दुकानदार को। अच्छा सवाल है भाई, सारे बढ़िया बड़े सवाल मैंने एक तरफ डाले। ये देखिए, आरआरबी ग्रुप डी 2022 के पेपर का सवाल बेईमान दुकानदार वाला है। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रिय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है। अक्सर लोग आजकल, कोई रतन टाटा जी थे जो वाकई में रतन थे, बाकी लोग दिखावा ज्यादा करते हैं और हेल्प कम करते हैं। तो ये दुकानदार की भी यही नीति है, वो अपने सामान को क्रिय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। दुकानदार कहता है भाई साहब, मैं अपने घर में तो बना नहीं रहा सामान, मैं भी कहीं फैक्ट्री से लेके आ रहा हूं, जिस दाम में मैं सामान खरीद के ला रहा हूं उसी दाम पे आपको बेच रहा हूं, क्रिय मूल्य पे, मैं कुछ नहीं कमा रहा। लेकिन फिर भी वह खोटे बाट का उपयोग करता है, वो गलत वजन का उपयोग करता है, जिस पर 984 ग्राम लिखा होता है। वास्तव में इसका वजन बहुत कम है। वो एक तराजू यूज करता है जिस पे लिखा है 984 ग्राम, लेकिन वो 984 ग्राम का तराजू नहीं है, कम वजन का तराजू है। इस छोटे बाट का उपयोग करके
वो 23% लाभ कमाता है। उपयोग किए गए वजन का वास्तविक माप बताओ। बताइए एक्चुअल उस जो बाट पे 984 ग्राम लिखा है, तो जो 984 ग्राम लिखा है एक्चुअल वजन उसका कम है, तो आपसे पूछा है वास्तविक वेट क्या है। तो एक दुकानदार प्राइस बढ़ा के तो बेच नहीं रहा सामान, क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है, लेकिन फिर भी वो लाभ कमा रहा है 23% का। क्यों लाभ कमा रहा है? वजन में बेईमानी करके, कि ग्राहक जितना सामान मांगता है उतना वजन सामान वो देता नहीं है। 23% लाभ का मतलब 100 रुपए पे 23 का लाभ हुआ, 100 का सामान 123 में बेच दिया, ये मीनिंग हुआ। यानी कि मेरे प्यारे भाई, अगर कोई ग्राहक 123 ग्राम सामान मांगता है तो आप 100 ही ग्राम सामान देते हो। आप 100 ग्राम सामान देकर ग्राहक से 123 ग्राम का पैसा ले लेते हो, तो आपको 23% का लाभ हो जाएगा। भाई बाट पे लिखा है 984 ग्राम, 123 किलो 984 ग्राम, कितने गुना? 8 गुना। तो एक्चुअल में उस तराजू पे जो बाट रखा गया उसका वजन जो है वो 800 ग्राम है। 100 गुणा 8, 800 ग्राम। और ये आंसर है मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। मजा आया? लास्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई, लास्ट जो कि आपके सामने आएगा, सवाल नंबर 30वां सवाल है ये। एक दुकानदार 25% लाभ पर किसी वस्तु को बेचता है और बेईमानी से उस बाट का उपयोग करता है जो वास्तविक बाट से 30% कम है। कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। कोई दुकानदार 25% लाभ पर बेचता है, 25% लाभ का मतलब 1/4, यानी कि वो सामान का दाम 25% बढ़ाकर बेच रहा है। अगर कोई वस्तु 4 रुपए की है तो वो वस्तु को 5 रुपए में बेच रहा है, 25% दाम बढ़ाकर। यानी कि यहां भी उसकी संतुष्टि नहीं है, प्राइस तो बढ़ाया लेकिन वो ग्राहक को वजन भी कम देता है, बाट भी जो है वो खोटे इस्तेमाल कर रहा है। वो जो बेईमानी से ऐसे बाट का इस्तेमाल करता है जो वास्तविक वजन से 30% कम है। 30% मतलब 3/10। यानी कि अगर बाट पे लिखा हुआ है 10 किलो तो एक्चुअल में उसका वजन 3 किलो कम है। बाट का जो वजन है एक्चुअल में 7 किलो है। यानी कि वो बाट में इस प्रकार से बेईमानी कर रहा है कि अगर कोई ग्राहक 10 किलो नमक का कट्टा मांगेगा तो आप 30% कम 7 किलो ही देते हो। ठीक है, 7 किलो नमक का कट्टा देके आप 10 किलो का पैसा ले रहे हो। कुल प्रॉफिट क्या होगा? इन दोनों की सीधी सीधी गुणा। जब आप इन दोनों की सीधी सीधी गुणा करेंगे तो मेरे भाई क्या आ जाएगा? कुछ तो कटेगा, 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 2 पंजे 10, तो 7 दूनी 14 रेशियो 25। तो हम ये कह सकते हैं कि 14 का सामान 25 में बिका और हमें 11 का प्रॉफिट हो गया। कितने पर मेरे दोस्तों? 14 पर। परसेंटेज में कितना? इंटू 100%। अब बताओ 1100/14 कितना आएगा? तो 14 7 98, 98 ही चला ही जाएगा मेरे दोस्तों। उसके बाद आपका 12 बच जाएगा और 14 8 112, यानी कि 78 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि मेरे यहां से बी ऑप्शन बनता है। खत्म। तो ये हैं मेरे प्यार भी टॉप 30 सवाल प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के सेकंड पार्ट है मेरे प्यारे भाई, जो मैंने आपको कराए। केवल ये 30 सवाल ही आपको नहीं करके जाने पेपर में, आपको मेरे दोस्तों यहां पर मैंने प्रॉफिट लॉस चैप्टर का ये एक इस पार्ट में भी मैंने आपको बेस्ट क्वेश्चंस कराए हैं, इनको भी जरूर करिएगा। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट चैनल पर बनी हुई है ना। रेलवे की कंप्लीट सीरीज हम पढ़ा रहे हैं फ्री। बहुत सारे बच्चों को इन वीडियोस के बारे में पता नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे मेरे प्यारे भाई। और ये जो मैंने आपको बेस्ट 70-80 सवाल कराए हैं, इनको ढंग से कर लो। चाहे तो आप इनके नोट्स बना लो और इनको 1-2 बार कम से कम और आप प्रैक्टिस करके देख लीजिए। और एग्जाम में बिल्कुल भी गलती ना करें इनको स्किप करने की मेरे भाई। मुझे पूरी उम्मीद है कि इनसे सवाल जरूर रिपीट होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखो मैंने डिस्काउंट का अभी तक एक भी सवाल नहीं करवाया है। अगली जो वीडियो होगी इसमें मैं केवल आपको डिस्काउंट पढ़ाऊंगा। आज इतना ही, बाय।